नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, संख्या आज कम दिख रही है। ओके, स्टार्ट करें। हो गया होगा चुगली चपाटी तो इधर ध्यान दो। चलिए, नया चैप्टर देखना मत निकल इतिहास, और जिसका प्राचीन छूटा होगा तो भी कोई तकलीफ नहीं, ये एक अलग ही सेगमेंट है। ठीक है, तो 20 से भी अटेंड कर लोगे तो भी आपको समझ आएगा। पहले कहानी सुन लेना, उसके बाद जो फैक्ट्स याद रखना है, पढ़ना है, वो तो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये पढ़ा मैं इस टाइप के फॉर्मेट में बनाऊँ जिसमें थोड़ा वो, इधर ध्यान दो ना यार। अब चूचा आवाज़ मत करना। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको वो MS वर्ड वाला नोट्स मिल जाएगा, उससे आप प्रिंट आउट निकलवा के देख सकते हैं। तो लिखने की तकलीफ मत कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ सुनना कहानी। चलो, क्या ठंड का समय आ गया ना, थोड़ा सा भी बोलोगे इधर पूरा सुनाई दे रहा है। ठीक है, अरबों का आक्रमण। अब ये अरब का आक्रमण और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इसको समझने के लिए आपको 1300 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, देखो 1300 साल पहले जाएंगे तो चलो मैप बना ही हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप बोलूँ मतलब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सब है, मतलब सिंधु नदी जहाँ तक बह रही है वो पूरा क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान। सिंधु नदी इधर यहाँ से निकलती है, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, इधर से पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र समझ लो क्या था? भारत। अब 1300 साल पहले एक हिंदू धर्म अस्तित्व में था, और इसी की एक शाखा निकल के आई थी जैन और बौद्ध, वो सब प्रचलित थी इधर भारत में। ठीक है, और वहीं घटनाएं आगे उधर अरब देश में, अरब क्षेत्र में गया, ज़्यादातर खाना बदोश जाति रहती थी। खाना बदोश जाति मतलब रेतीले इलाके में कहाँ एकदम खाना पीना मिलेगा, तो खाने पीने की तलाश में जो इधर उधर भटकते रहते थे। सबके अपने अपने धार्मिक आस्था थे, सबके अपने अपने भगवान थे। कोई प्रकृति को पूज रहा है, कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई कुछ और। तो सब अपना पूजा पाठ करते थे। ठीक, सबका अलग अलग स्टाइल था, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी सब में, और वो क्या? तो मक्का में, मक्का नाम के जगह में काबा, सुने हो काबा? तो काबा सबके लिए पवित्र स्थल था, सभी के लिए, आसपास के जितने भी कबीले थे। ठीक, डिवाइडेड बाई धार्मिक और यूनाइटेड बाई काबा, ऐसा समझ लो। ठीक है, धार्मिक अपने रीति रिवाज की वजह से बटे हुए थे, लेकिन काबा सबको प्रिय था, सब उसको धार्मिक स्थल मानते थे। इतना क्लियर? अब उसी में ही एक कबीला रहता है कुरैश नाम का, कुरैश। उसमें अब्दुल्ला और अमीना, ये अगर नाम गलत नहीं होगा तो, उनके यहाँ जन्म लेते हैं पैगंबर मोहम्मद या हजरत मोहम्मद साहब। कब जन्म लेते हैं? 570 ईस्वी में। ठीक है, अब ये बचपन से थोड़े आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति थे, मतलब अध्यात्म में ज़्यादा रुचि थी। अब इनको लगा ये इसको पूज रहा है, ये इसको, ये सच बता रहा है, ये सच बता रहा है, सच तो केवल एक ही होगा। ठीक, तो इनको सिस्टम समझ नहीं आया, तुम अपने धर्म को सच बोल रहे हो, तुम अपना सिस्टम सच बोल रहे हो, सच तो केवल एक ही होगा। तो ये क्या करने चले गए? ये ध्यान करने चले गए। तो एक गुफा था हीरा नाम का, वहाँ ध्यान करने जाते थे। और 40 साल की उम्र में, मतलब 40 साल जोड़ोगे कितना आएगा? 610। 40 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना प्रचार प्रसार करने लगे, उपदेश देने लगे। ठीक है, तो उपदेश देने लगे तो कुछ फॉलोअर्स मिले इनको, और क्रिटिसाइजर्स भी मिले। तो मक्का में इनका वाद विवाद हुआ, तो मक्का से इनको वहाँ से भगा दिया गया। ठीक है, तो मक्का से इनको भगाया गया, और मक्का से ये कहाँ चले गए? मदीना चले गए। कहाँ? मदीना।
अब मदीना में गए, जैसे गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ते हैं, गृह त्याग की घटना, उसको क्या नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। वैसे ये मक्का से मदीना का सफर किस नाम से जाना जाता है? हिजरा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हिजरा। और यहीं से हिजरी संवत चालू होता है 622 वाला। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोला गया? हिजरा बोला गया। अब वहाँ मदीना में गए तो मदीना में उनको ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा फॉलोअर मिल जाते हैं। अब उनको सिस्टम समझ आ गया कि नहीं भैया, कैसे इस्लाम धर्म को प्रमोट करना है बिना लड़ाई झगड़े के। तो वहाँ अपनी राजनीतिक सूझबूझ से सेना इकट्ठा किए, फॉलोअर्स बढ़ाए और वापस आक्रमण किए। कहाँ? मक्का में। और मक्का कब्जा कर ली 629 की बात। ठीक है, यहाँ पूरा कब्जा। और जब तक मतलब इनकी लगभग 632 में मृत्यु होती है, ठीक है, 632 में मृत्यु होती है, तब तक ये खुद समझ लो इस्लाम धर्म के प्रोमोटर रहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद खलीफा अपना वर्चस्व जमा लेते हैं। मतलब खलीफा मतलब क्या समझ लो, जितने भी मुस्लिम हैं किसी भी देश के, उनका धार्मिक गुरु कौन? तो खलीफा। ठीक है, मतलब एक प्रकार के दूध बोल लो, ईश्वर के दूध। ठीक। तो इधर जो अरब देश था, अरब क्षेत्र था, वहाँ पे एक और सल्तनत थी, उमायद खलीफत, मतलब उमायद सल्तनत थी समझ लो। ठीक है, उमायद, इसको याद नहीं रखना, ये सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, अरब आक्रमण का पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ समझ लो। ठीक है, उमायद खलीफत है ना। अब ये जो इस्लाम धर्म था 100 साल में ही कहाँ कहाँ फैल गया। तो ये भारत का लगा हुआ देश समझ लो, पाकिस्तान के क्षेत्र में है भले, सिंध है, सिंध हो गया, पूरा अरब देश हो गया, और एक नीचे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ऊपर इजिप्ट, ईरान, इराक, सीरिया, सब तरफ इस्लाम धर्म फैल गया। क्लियर। अरब क्षेत्र में एक सल्तनत थी, कौन सी सल्तनत? उमैयद सल्तनत। उसमें खलीफा थे, अब खलीफा छोड़ दो, उनका नाम हमको नहीं याद रखना है। उसमें एक उसके खलीफा के राजनीतिक सलाहकार थे, अल हज्जाज नाम था उनका। क्या? अल हज्जाज। बरो इधर का कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ कहानी सुनना, याद रखा वाला सब मिलेगा आपको। अल हज्जाज। अब अल हज्जाज पूरा सैनिक वाला कार्यक्रम यही संभालते थे, लड़ाई झगड़ा वाला सब यही देखते थे अल हज्जाज। तो इनको भारत में काफ़ी रुचि थी, क्योंकि कहीं भी लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए चाहिए पैसा। अभी चुनाव का माहौल है, ठीक है, अगर ऐसे बोलूँगा ना कि मेरे पार्टी को सपोर्ट करो, कोई नहीं आएगा। तो भीड़ बढ़ाने के लिए 500 पर डे देना पड़ता है। ठीक है, मिला है मेरे को, इसलिए सुबह कांग्रेस के लिए गए, शाम को बीजेपी के लिए गए, लेकिन वोट निर्दलीय दिए। ठीक है, तो वैसे ही क्या, पैसा चाहिए रहता है ना, और लड़ाई झगड़े के लिए भी पैसा चाहिए, सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? ये सोने की चिड़िया, तो इस पर ध्यान रहता था। तो किताबों में जब बताया जाता है वो अरब का आक्रमण, लेकिन अरब का सफल आक्रमण है, असफल आक्रमण अभी तक नहीं बताया। तो इससे पहले भी आक्रमण हुए, ऐसे नहीं कि नहीं हुए, लेकिन हर बार हारे। ठीक है, इन लोग को एंट्री नहीं मिलता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, इधर भारत के नीचे ये श्रीलंका, उमैयद खलीफत के लिए जो श्रीलंका का राजा था, वो 8 जहाज भेजता है बढ़िया तोहफे के साथ। अब जैसे व्यापार होता है तो व्यापार बने रह करके 8 जहाज भेजे रहता है, 8 जहाज में बढ़िया सोना चांदी सब चीज़ रहता है। लेकिन क्या, अब ये ऐसे डायरेक्ट उधर रास्ते से नहीं जाता था, ये इधर यहाँ पे सिंध प्रांत के अंतर्गत ही एक बंदरगाह पड़ता है, देवल बंदरगाह। क्या? देवल, नाम याद रखना, देवल, ये देवल इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। देवल, एक मूवी देखियो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, समुद्री लुटेरे, पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे। तो ये इधर जाते रहता है, देवल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरे लोग इसको लूट लेते हैं, ये 8 जहाज को। ठीक है, उन लोगों को तो चांदी चांदी है। तब उमैयद खलीफा बोल रहे कि भैया मेरे पास जो तुम गिफ्ट भिजवाए थे वो आया ही नहीं। ये बोला मैं भेज दिया हूँ। ठीक है, पता किया तो मालूम चला देवल के पास ये गायब हो गया। तो ये जो अल हज्जाज था वो कांटेक्ट करता है सिंध प्रांत के जो राजा थे। कौन राजा थे उस टाइम? दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर, ये ब्राह्मण वंश के राजा थे, ब्राह्मण शाही, हिंदू शाही ऐसा बोलते हैं। क्या नाम था उनका? राजा का नाम दाहिर। तो बोले भैया कि मेरा जहाज लूट गया है, तुम्हारे क्षेत्र में है, तुम उसको मेरे को दिलवा, या तो हरजाना दो, ठीक है, और सामान छुड़वा के मेरे को दो। तो दाहिर बोला अरे भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, समुद्र में क्या ढूंढते बैठ रहा हूँ मैं। तो उसको ये जवाब पसंद नहीं आया, किसको? अल हज्जाज को। बोला पैसा किस लिए लेते हो तुम यहाँ से, जब सामान गुजरता है टैक्स किस लिए लेते हो? अब पार्किंग में आप गाड़ी खड़ा करोगे, पैसा दोगे, पार्किंग 10 रुपये का, और चोरी हो जाए और बोले कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो गलत है। पैसा तो उसी के ले रहे हो ना, गाड़ी की सेफ्टी के लिए, गाड़ी रखने के लिए। तो ये बोला कहाँ मैं इधर ढूंढवाते फिरूंगा यार, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। ठीक है, तो इसका ईगो हट हो गया, इसका आतमाजी सटकले हो गया। ठीक है, तो उसी सटकले के चक्कर में बुलाता है कि इसको मोहम्मद बिन कासिम को, 17 साल का लड़का रहता है ना, युवक 17 साल का। इस टाइम लोग हम गली मोहल्ले में क्रिकेट बैडमिंटन खेलते रहते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है, बोला कि देखो ऐसा हो गया, ये अपना उसका दामाद रहता है, शायद दामाद भतीजा, तो ऐसा सा है, अब बात इज्जत पे आ गई है,
अब वो बोल दिया कि जो करना है कर लो, ठीक है भाई, तो जो करना है कर लेते हैं। तो इससे पहले भी आक्रमण हुए, मैंने बताया कि सारे के सारे विफल हुए। उसका कारण ये रहता था कि यहाँ से यहाँ सेना भेजना एकदम कठिन है, मतलब तुम फुल पावर नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत ही आप ले जा सकते हो, ठीक। आधा से ज़्यादा वो रेतीले इलाके सफ़र करते करते प्यास से मर जाते थे, ठीक है, पहुंच ही नहीं पा रही। तो अब मोहम्मद बिन कासिम बोला ठीक है यार, मैं जीत के लेके आ दूंगा तुमको, बोला ठीक। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको चाहिए था जीत, ठीक है, अल्टीमेटली जीतना था। वो बोले पुराने तरीके से लड़ेंगे तो फिर वैसे ही हारेंगे। तो ये क्या किया, थोड़ा दूसरा स्ट्रेटजी अपनाता है। सबसे पहला इसका टारगेट था देवल बंदरगाह, मतलब जहाँ से ये झगड़े की शुरुआत हुई, जहाँ से गायब हुआ सामान, वहीं उस देवल बंदरगाह को कब्जा करना था। तो 710 ईस्वी में पहुंचता है देवल बंदरगाह। अब इस शुरुआत में इसकी छोटी मोटी सेना रहती है। तो ये क्या करता है, हमेशा जो लड़ाई लड़े जाता था उस टाइम वो स्थलीय मार्ग में लड़ा जाता था, लैंड रूट में। अब जो दाहिर था उसको खबर तो मिल जाता है कि आ रहा है मोहम्मद बिन कासिम कुछ लोगों को लेके, ठीक है। इनकी जब संख्या पता करवाता है तो थोड़े बहुत ही निकलते हैं, लेकिन आधी सेना अपनी समुद्री रास्ते में भेज दे जाता है ऐसा व्यापारी, सामान वामान रखवा के, सब हथियार छुपा के, तो उसको कोई जज नहीं करता, ठीक। तो दाहिर का वहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो कुछ लोग स्थलीय मार्ग से तो देवल बंदरगाह पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, और आधे लोग समुद्री मार्ग में पहुंच जाते हैं। अब व्यापारी ये बोल के फिर से वही पायरेट्स लोग उसको लूट लेते हैं। बता भैया हमारे पास हथियारों के अलावा कुछ नहीं है, तुमको पैसा ही चाहिए ना, मैं दिला रहा हूँ। बोला कहाँ से दिलाओगे? बोला हम लोग लड़ने जा रहे हैं, देवल बंदरगाह लूटेंगे, वहाँ से जो पैसा होगा तो आधा तुम रख लेना। बोला ठीक है, जीवन भर लूट खसोट नहीं करना पड़ेगा। तो आधी सेना और उनको वहाँ से मिल जाती पायरेट्स लोग की, ठीक। और उन्होंने बताया कि पूरा रूट सी रूट हम बताएंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक छप्पा छप्पा हम लोग जानते वाला, ठीक। तो देवल बंदरगाह 710 ईस्वी में छुड़ा लेता है, मतलब छुड़ा लेता है मतलब उस पर कब्जा कर लेता है, समझ लो, ठीक है। राजा दाहिर की वो पहली हार थी, ठीक। अब ये देवल बंदरगाह जीत गए। अब चलते हैं किधर, सिंध की ओर। तो सिंधु नदी के इस पार समझ लो सिंध प्रांत। तो सिंधु नदी के इस तरफ दाहिर की सेना और इस तरफ मोहम्मद बिन कासिम की सेना अब आमने सामने होती है, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसकी सेना की टुकड़ी काफ़ी कम रहती है, मतलब सैनिक संख्या अगर देखा जाए, सैनिक बल देखा जाए तो कम रहती है। लेकिन लड़ाई चालू होता है, और इसमें भी मिलता जुलता कहानी है, जैसे अकबर और हेमू, पानीपत का दूसरा युद्ध है, इसमें हातिम बैठे रहते हैं हेमू, और बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक रहता है। लगभग युद्ध हारने वाला रहता है कि बैरम खां अपने तीरंदाजों को बुलाता है, बोलता है कि भैया हातिम बैठा ना, उसके सिर्फ आँख में निशाना लगाओ। आँख में क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि जो हेमू रहता है, हातिम बैठा रहता है और पूरा आयरन मैन बन जा रहता है वो, ठीक है। आर्मर ऐसा पहनता है कि सिर्फ उसका आँख दिखता है, बाकी सब लोहे से कवर है, ठीक। बैठे ही तो रहना है, लोहे के अंदर कवच में बैठ जा रहा था। तो शाम आते आते एक तीर उसके आँख में लग जाता है, और जब ऐसे तीर निकालता है तो एक आँख भी बाहर आ जाता है, ठीक है। वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाले मूवी में देखा था, ऐसे निकाल के उसी खा देता है, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं करता, हिमू नहीं करता है, फिर वो बेहोश हो जाता है बेचारा, तो वैसी हार हो जाती है। अब ऐसी दाहिर भी सिंधु नदी क्रॉस करके लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, युद्ध के मैदान में लड़ाई झगड़ा चली रहे। और जो दाहिर रहता है, राजा दाहिर, वो हाथी में बैठे रहता है, और हाथी में मचान, मचान मतलब समझते हो लकड़ी और लोहे का बने रहता है, वो सिंहासन समझ लो, हाथी के ऊपर सिंहासन। अब इन लोग क्या करते हैं, तीर की बौछार करते हैं, और तीर आग वाला तीर रहता है, तो एक लकड़ी में लग जाता है तो आग लग जाता है। अब हाथी भी है, पीछे आग लग गया तो भागेगा, तो भागता है, ठीक है। तो भागता है तो कहाँ, अपने जो सिक्योरिटी गार्ड लोग के साथ रहता है वो भाग के ना सिंधु नदी में चल देता है हाथी, और हाथी जाके डूब जाता है, मतलब आग बुझाने के लिए, ठीक। अब वो बेचारा दाहिर तैर के निकल रहे हैं वहाँ से, कहाँ हाथी इधर कहाँ लेके आ गया, बल्कि अपने सेना टुकड़ी से अलग लेके चले जाता है। फिर बाद में जैसी नदी पार करके देखता है तो यार ये तो घिरा गया, वहीं पे उसको मार देते हैं, किसको, दाहिर को। फिर जो मोहम्मद बिन कासिम है उसका गला काट के, और उस जाहिर की जो दो बेटी रहते हैं इधर भेजता है अल्लाह जज के पास, ये लो तोहफा, मतलब मैं जो बोला था इतने सालों में जो कोई नहीं कर पाया मैं करके दिखा दिया, बोला ठीक है। अब ये चले जाता है, ये हो गया किस पे, सिंध पे कब्जा। तो 3 सालों तक सिंध पे कब्जा रहता है, बाद में उसको छुड़ा लिया जाता है। इधर और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्षेत्र थे, सब छुड़वा लेते हैं, बट ये सिंध पे आक्रमण था 712 ईस्वी में, सफल आक्रमण, 712 ईस्वी का जो पढ़ते हैं हम लोग, सफल आक्रमण। अभी मोहम्मद बिन कासिम का क्या होता है, तो जो अल हज्जाज थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, क्या दूसरे के सक्सेस से चिढ़ने वाले बहुत रहते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम भी जब जीत के लेके आ गया तो उसकी हर जगह वाहवाही होने लगी, ठीक है। बाद में ये राजनीतिक सलाहकार जब बदलता है तो मोहम्मद बिन कासिम का जो अपोजिशन रहता है वो सत्ता में आ जाता है, उसको पद मिल जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को मरवाने की सोचता है। उसी बीच जो राजा दाहिर की दो बेटियां रहती हैं उसको बदला रहता है मोहम्मद बिन कासिम से, उसी की वजह से मेरे पापा मर गए बोलकर। तो लोग इल्ज़ाम लगा देते किस पे, मोहम्मद बिन कासिम पे, किसने हमारी इज्जत लूटी है। तो कोई पूछ परख नहीं होता, मतलब लड़की बोल रही है मतलब वही फाइनल है। तो मोहम्मद बिन कासिम को बोल देते हैं कि भाई तुम अपना गला काट के दो खुद से।
वैसे नहीं होता, खुद अपना जान ले लेता है, वैसे दिया कि नहीं दिया अलग बात है। ठीक, तो ये इसकी कहानी खत्म, जितने पात्र थे उसकी कहानी खत्म। 3 साल तक ये सिंध क्षेत्र पे कब्जा रहता है, बाद में छुड़ा लेते हैं, छुटपुट लड़ाइयाँ चलते रहती हैं और आगे चल के बहुत समय बाद अल्टीमेटली कब्जा हो जाता है। ठीक, तो ये था अरब का आक्रमण। कहानी समझ आया? और नहीं भी आया होगा तो बस सुनना था, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं। तो अरबों का आक्रमण, अब जो लिखना था और जो याद करना था वो ये है जो आपको मिल जाएगा। ठीक, अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में अरबों का सफल आक्रमण हुआ। 712 ईस्वी में अरबों का सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, सफल आक्रमण की बात कर रहा है, कब? 712। इससे पहले जो कहानी बताया वो एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड तैयार करने के लिए था, याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, वहां से कभी क्वेश्चन पूछते नहीं देगा। तो याद क्या रखना, 712 कई बार पूछ चुका है, पचर्रा पड़ गया बोलते नहीं पूछते पूछते, तो ये पचर्रा पड़ गया। 712 ईस्वी में अरबों का सफल आक्रमण हुआ, किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में? मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप में। ठीक है, समझ आया? तो किसका सेनापति था समझ लो, किसके तरफ से आया था? अल-हज्जाज। उस समय सिंध का शासक था कौन? राजा दाहिर। ठीक है, आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तत्कालिक जो कारण था वो बता दिया था, देवल बंदरगाह वाला, वहां पे लूटा जाता है। सबसे पहले भारत में जजिया कर लागू करने वाला कासिम। अच्छा ठीक है, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी इसका एक उद्देश्य था, धन दौलत लूटना भी उस उद्देश्य था। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार या तो किसी को समझा बुझा लो या तलवार के दम पे करवा लो। एक और माध्यम उन्होंने चुना, जजिया कर। ठीक है, अंग्रेजी में जिजिया टैक्स लिखते इसको, जिजिया, लेकिन वही जजिया ही है। ये क्या था? जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं सबको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो जो मिडिल क्लास फैमिली या छोटे तबके के लोग हैं उनको क्या बचाना है? पैसा। तो भैया कोई सा भी धर्म अपने, तो अभी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत ज़्यादा है, धर्म तो बाद में। ठीक है, भूखे पेट भजन न हुई गोपाला से कुछ है नहीं कविता, तो बस वैसे ही। तभी तो रोटी कपड़ा मकान ही नहीं अरेंज हो रहा है और अलग से कहाँ से टैक्स दे। ठीक है, विकास जाओ तो उसको चुप कराओ। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम्स जितने लोग थे उनको क्या देना था? टैक्स। तो पहला जजिया टैक्स लागू करने वाला कौन? मोहम्मद बिन कासिम। शुरुआत में ब्राह्मण तबके के लोग इससे छूटे हुए थे। ठीक है, ब्राह्मण जो वर्ग था अभी छूटा होता, बाकी सब लोगों को ऊपर ये जजिया टैक्स लागू रहता है। ठीक है, जजिया क्या, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको एक प्रकार का धार्मिक कर है, ये टैक्स रुके देना पड़ेगा। अगर आप नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम स्वीकार कर लेते हो, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हो, तो ये टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ 2 अरब विद्वान आए थे, सुलेमान और मसूदी, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रहेगा। याद करने वाला चीज़ ये था। अब तुर्कों का आक्रमण, अब ये अरब आए, तुर्क आए, सब देखो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अलग अलग क्षेत्र है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, ये सब है। तो तुर्क, टर्की वाला एरिया। ठीक है, तुर्कों का आक्रमण हुआ। अब प्रथम तुर्क आक्रमण किसके समय में हुआ? पंजाब में जयपाल के विरुद्ध हुआ। ठीक है, हिंदूशाही ब्राह्मणशाही राजवंश का ही राजा था। ठीक, तो ये जो तुर्कों का आक्रमण है उसमें हमको पढ़ना है गजनी साम्राज्य के बारे में। कौन से साम्राज्य? गजनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो गजनी साम्राज्य, यहाँ से 4 रूलर के बारे में पढ़ना है जो तुर्कों का आक्रमण हुआ, यहाँ भारत पे आए, पहले अरब आए फिर तुर्क आए, याद रखना, पहले अरब फिर तुर्क। तो गजनी साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक, ये भारत नहीं आया, आक्रमण भले करता था, भारत नहीं पहुंचा। भारत जो पहुंचा और अपना पकड़ बनाया वो महमूद गजनी था। तो 4 राजा का नाम याद रखना, अलप्तगिन, पिरितगिन, सुबुक्तगिन और महमूद गजनी। इसको मैं ऐसे याद रख ले, अलप्तगिन से आलपिन याद रहेगा। ठीक है, तो बचपन में हम लोग ऐसा करते थे, कहानी सबको बताता हूँ, उसी से याद रहता है कि जैसे बेंच के लिए बहुत लड़ाई होता था। ठीक है, प्रेयर वाले में जाते थे तो बेंच और टेबल चेयर सब शिफ्ट कर लेते थे, अच्छा वाला, और जो कीला वीला वाला निकला हुआ है वो सब दूसरे। ठीक है, तो ऐसा कोई करता था, तो एक बार एक लड़के जैसे ही उसने बैठना चाहा तो आलपिन रख दी। ठीक है, अब आलपिन गड़ा होगा तो उसको तो पिराया होगा, पिराना मतलब दर्द देना, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फिर रोया होगा सुबुक सुबुक के, फिर गाली वाली बका होगा। अब कौन सा गाली मत पूछना, बस महमूद गजनी याद रख लेना। ठीक है, अलप्तगिन, पिरितगिन, सुबुक्तगिन और महमूद गजनी, आलपिन, पिराया, सुबुक सुबुक के, रोया और गाली बका। ठीक है, तो ऐसे रखना, अलप्तगिन, पिरितगिन, सुबुक्तगिन और महमूद गजनी, एक क्रमानुसार जमाने दे देता है। ठीक है, तो आपको जमा लेना। अलप्तगिन, अलप्तगिन बारे में क्या रखना, गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो ये दोनों के बारे में क्या रखना है? कुछ नहीं। तो क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये क्रमानुसार जमाने दे देता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रहेगा। महमूद गजनी के बारे में, ठीक है, महमूद गजनी। ठीक है, तो जैसे ऊपर अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था पूछा जाए तो 2 उद्देश्य, धन दौलत लूटना, पैसा तो लूटना ही था, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसको इस्लाम धर्म से कोई लेना नहीं, इसका मेन उद्देश्य क्या था?
धन दौलत लूटना। ठीक है, ये एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी है। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी मतलब बताया, जैसे इस्लाम में बुत पूजा निषेध है। बुत मतलब मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं। तो ये मंदिर वगैरह देखता था, मूर्ति देखता था, तोड़ देता था, इसलिए उसको क्या बोला गया, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी। अब महमूद गजनी टोटल भारत में 17 बार आक्रमण करता है। कितने बार? 17 बार। तो पूरे पूरे 17 याद नहीं रखना है, उतना महमूद गजनी भी याद नहीं है। ठीक है, वो भी लड़ाई लड़के भूल गया है। तो महमूद गजनी को जितना याद है उतना हमने भी याद रखना है। 5 आक्रमण 1000 ईस्वी में, जिसमें पहला आक्रमण हुआ पेशावर में जीत हासिल हुआ उसको। 1001 में जयपाल से युद्ध हुआ। 1008 में नगरकोट। 1025 में सोमनाथ। और 1027 पे जाटों पर आक्रमण। ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। अरब आक्रमण से शुरुआत की, कहानी छोड़ दो। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ। 712। कौन था राजा पूछा है तो राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर। क्लियर। 2 उद्देश्य था, धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। क्लियर। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम नाम याद रहेगा। उसके बाद तुर्कों, पहले अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में गजनी साम्राज्य देख रहे हैं, मतलब वहाँ गजनी करके साम्राज्य था। ठीक है, तो 4 राजा देखे, अलप्तगिन, पिरितगिन, सुबुतगिन और महमूद गजनी। अलप्तगिन के बारे में याद रखना, संस्थापक था। फिर लाइन से क्रम याद रख लेना। और महमूद गजनी जिसके बारे में पढ़ रहे, 17 बार उसने आक्रमण किया, पूरा 17 याद रखना है। ठीक, यहाँ तक कहानी क्लियर। 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण था। 1001 में नहीं, 1000 में। 1000 में प से पहला, प से पेशावर, प से पहला, प से पेशावर। तो पेशावर में जीत मिला। ठीक है, पेशावर वाले क्षेत्रों को जीत जाता है पहले आक्रमण में। फिर 1001 में जयपाल से युद्ध होता है। ठीक है, किससे? जयपाल से। 1008 में इसका बेटा रहता है आनंदपाल, उससे लड़ाई झगड़ा होता है। नगरकोट, तो 8 ट आ रहा है, नगरकोट, ऐसे याद रखना। 1000 में पहला, और पहला वाला पेशावर, प से पहला, प से पेशावर, याद रखना। उसके बाद 1001 में जयपाल से युद्ध होता है। ठीक है, इसमें जयपाल हार जाता है। ठीक, फिर 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमला होता है। और नगरकोट में का जो हमला रहता है उसको मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला हमला बोला जाता है। ठीक है, मंदिरों को तोड़ना चालू कर देता है उस टाइम। उसके बाद 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। अभी मंदिर में का है, अभी इसका मेन उद्देश्य मैंने बताया, केवल और केवल क्या था, पैसा लूटना, धन दौलत चाहिए था। इसको एक भारत में एक गद्दार मिल गया। ठीक है, वो बताया आपको पैसा ही चाहिए ना, बोला हाँ, तो राजा महाराजा लोग को छोड़ो, बोला मंदिर पे आक्रमण करो। क्यों? जितना पैसा राजा महाराजा लोग के पास नहीं, उतना मंदिर में एक बार लूटोगे, जीवन भर आना आपको नहीं पड़ेगा। तो ये भी अब बूढ़ा हो गया था ना, देखो कहाँ से स्टार्ट किया, 1000 और 25 साल तो लड़ाई झगड़ा करती हो गए, वो भी बुढ़ा गया होगा। बोला ठीक है भैया, अब मेरे हथियार में उधार नहीं रही कि बार बार मैं लड़ूँ। ठीक है, तो बोला ठीक, लास्ट फाइनल प्लान बनाते हैं, सोमनाथ मंदिर, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। उसको मालूम चला कि यहाँ बहुत पैसा है, तो नेक्स्ट टारगेट बनाया कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके पूरा पैसा लूट के ले जाना है। बोला ठीक है। अब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में। उस टाइम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय चालुक्य सोलंकी वंश का राजा कौन था, उस टाइम शासक कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम याद रखना, भीम द्वितीय नहीं, भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी के समय आएगा, महमूद गजनी के समय भीम प्रथम। तो उस समय राजा था भीम प्रथम, लेकिन इन लोग बचा नहीं पाए। अब मालूम नहीं था कि भैया मंदिर पे आक्रमण कर देंगे, बहुत लेट हो गया सेना भेजते भेजते। ठीक है, बट सफलतापूर्वक इसने जीत हासिल कर ली। किसने? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लिया। अब ये जा रहा था सोच के कि ये मेरी अंतिम अभियान होगी, लेकिन जाते जाते जाट लोग इसको लूट लेते हैं। ठीक है, कौन? जाट लोग। ठीक है, अब ये जाने के समय इसको लगता है कि अब लास्ट टाइम ही तो है, तो थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ। तो घूमते फिरते जंगल वंगल में घुसे रहता है। ठीक है, वहीं उनको मिल जाते क्या, जाट। जाट लोग को मालूम चलता है कि अरे यार उधर मंदिर लूटा है, पैसा है मतलब। ठीक है, लूटा जाए किसको? महमूद गजनी को। ठीक है, तो उस बीहड़ जंगल में जाट लोग उसको लूट लेते हैं। ठीक, अब फिर बोलते हैं कि नहीं यार, ये जंगल में फंस गया हूँ, इसका चप्पल चप्पल लोग जानते हैं, मैं तो घूमने के उद्देश्य से आया था। अब अगर मैं लड़ते भिड़ते रहा तो आधा जो संपत्ति खाली हो गया, बचा आधा भी इन लोग लेके चल देंगे, तो आधा को भाग जाते हैं लोग। ठीक है, वहाँ से। लेकिन फिर टारगेट बनाता है कि आखिरी आक्रमण होगा जाटों के विरुद्ध। ठीक है, मैं वापस आऊँगा। ठीक है, वही गाना ना, मैं वापस आऊँगा। तो ये आता है कब? 2 साल बाद, 1027 में, जाटों पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अच्छा प्लान के साथ आता है, उसको हरा देता है। तो ये 5 आक्रमण आपको याद रखना। 1000 ईस्वी में अच्छा, प से पहला, प से पेशावर। 1001 में जयपाल। 1008 में आनंदपाल मतलब नगरकोट के विरुद्ध हमला। 1025 में सोमनाथ मंदिर। 1027 जाटों पर आक्रमण। क्लियर? ठीक। अब ये महमूद गजनी कौन से वंश का था पूछा है तो यामनी वंश का। ठीक है, कौन से वंश का था? यामनी वंश। ठीक है, यामनी वंश।
एक और संजबनी नाम मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम शायद कहानी में पढ़े होगे बचपन में एनसीईआरटी वाली बुक में, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी कोई, तो उससे कंफ्यूज मत होना, शुरुआत में तो वही समझ नहीं आता था नाम। तो महमूद गजनी अलग है, मोहम्मद गौरी अलग है। ये यामनी वंश का था और मोहम्मद गौरी संजबनी वंश का। ठीक है, आगे आएगा। ठीक, अब बगदाद के खलीफा, बगदाद कहाँ है मालूम, किसकी राजधानी है, इराक की। ठीक है, तो बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनी को उपाधि दी थी यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्ला। तो देखो, जो महमूद गजनी रहता है वो बगदाद के खलीफा के पास जाता है। अब एक प्रकार का राजा है, लेकिन राजा भी किसके पास जा रहा है, धार्मिक गुरु के पास जा रहा है। ठीक, और ये बोला कि मेरे को सुल्तान पद दे दो, मतलब सुल्तान का मेरे को उपाधि दे दो, मतलब मैं सुल्तान हूँ। क्यों, राजा लोग इसको, प्रजा लोग इसको सुल्तान के रूप में नहीं देखते थे। ठीक है, तो राजा का महत्व रहे ना रहे, खलीफा लोग का बहुत महत्व रहता था। ये एक बार बोल दिया मतलब फाइनल हो गया, तो ये नहीं दिया उसको सुल्तान पद। ठीक है, तो खुद से बोला मैं ही सुल्तान हूँ। ठीक है, याद रखना, तो सुल्तान पद खुद से धारण कर लिया, लेकिन बोला कि नहीं तुमको खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, तुमको यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला ये उपाधि दी है। ठीक है, बगदाद के खलीफा का नाम था अल आदिर बिल्ला, तो बिल्ला ने उसको बोला मिल्ला। ठीक है, बिल्ला ने बोला तो क्या है, मिल्ला है। तो अल आदिर बिल्ला ने यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। ठीक है, एक साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक, इन दोनों में उसका तात्पर्य है, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला का। ठीक है, क्लियर। तो सुल्तान पद नहीं दिया तो खुद से धारण कर लिया, लेकिन लोग मानते नहीं थे कि तुम राजा हो सुल्तान। ठीक, जैसे कहते हैं ना, कोई दूसरा तारीफ करे ना करे, खुद का तारीफ कर लो। तो दूसरा पद नहीं दिया, खुद ही ले लिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन, गलत, वैधानिक स्वीकृति शब्द जोड़ दिया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी, वैधानिक स्वीकृति लेकर, मतलब आगे चल के एक राजा मिलेगा इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान सुने नहीं, उसका बाबू, बाबू मतलब पिताजी वाला बाबू, हस्बैंड वाला बाबू नहीं। ठीक है, तो इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश बकायदा जाता है, भैया क्या चाहिए, मेरे को ये उपाधि चाहिए, मतलब ठीक है इस बार दे देता है इल्तुतमिश को। तो वो वैधानिक स्वीकृति लेके आता है, वैधानिक मतलब लीगल। ठीक है, वो लीगल, वो सब थप्पा मार दिया मतलब लीगल हो गया था। तो खुद से उपाधि धारण किया था, तो वैधानिक स्वीकृति उसको नहीं मिली थी। ठीक है, वैधानिक स्वीकृति उसको नहीं मिली थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये, लेकिन वैधानिक स्वीकृति लेकर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला आगे चल के मिलेगा इल्तुतमिश। ठीक, क्लियर। चलो, महमूद गजनी के दरबारी तथा उनके द्वारा लिखी गई किताब, ये कुछ दरबारी आए थे, ये अल बरूनी आया था, किताबुल हिंद, बहुत फेमस किताब है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद या तहकीकात ए हिंद ऐसे बोलते हैं। ठीक है, किताबुल यामिनी दूसरा वाला है, अल बरूनी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। फिरदौसी शाहनामा ये लिखा, उदबी ने लिखा किताबुल यामिनी, और फारूकी का कुछ किताब नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये चार दरबारी थे इसके। तो अल बरूनी किताबुल हिंद, फिरदौसी शाहनामा, उदबी ने लिखा किताबुल यामिनी। ठीक है, किताबुल यामिनी याद रहेगा। चलो ठीक, तहकीक हिंद बोल दे तो कन्फ्यूज मत होना, ये किताबुल हिंद ही है। ठीक, समझ आई बात। तो ये अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण ये खत्म। अब इतना सारा जो स्टोरी बताया वो समझ आया, हल्का फुल्का कहानी, माइंड मैप तैयार करने के लिए, फिर याद रखने वाला तो ये घटना था ही। ये सब कहानी जो बताया, देवल बंदरगाह में 8 जहाज भेजा था, वहाँ लुटा गया, फिर मोहम्मद बिन कसम आया, ये सब कहानी कहाँ जानकारी मिलता है, कहाँ से मिला, कहाँ से, लूसेंट से नहीं, लूसेंट से तो मैं टपा हूँ, लूसेंट वाला कहाँ से टपा हो गया, किताब उल हिंद गलत, चचनामा करके किताब है, हाँ अबू बकर का। ठीक है, अली अहमद अबू बकर पूरा नाम था, लास्ट का अबू बकर याद कर लिया, चचनामा। हाँ 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 ठीक है, तो जिसको याद नहीं होगा, जो पहली बार पढ़ रहा है ऐसे याद रखना। मिर्जापुर देखियो, मिर्जापुर में वो चचा बकर करते रहता ना, यार चचा ऐसा करके, उसका मूड खराब होता है, डांस वांस करते रहता है, इधर सीरियस मैटर चल रहा है और तुम डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, तो चचा बकर करते रहता है, उसको गाली वाली बकता है। ठीक है, तो वो चचा से बकर याद रख लेना, और नहीं देखियो तो मत देखना, अभी एग्जाम टाइम है। चचनामा अबू बकर, पूरा नाम क्या है, अली अहमद अबू बकर। तो चचनामा किसने लिखा, तो वो ये सब कहानी बताया, उसको मैं बताया। ठीक है, ऐसे फेंक फाक के नहीं बता ठीक है, नहीं कोई कहाँ कहाँ सुने सर, कहाँ से देखे, समझ आई बात। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होगा, 1 मिनट बस, इसको इसी में से रीड मार लो। ठीक है, तुरंत तुरंत याद करो, पूछूंगा। सुमन कॉल करी थी, तो मैं इधर खींचूं।
हो गया। भारत को 17 बार लूटने वाला क्रूर शासक महमूद गजनी। फोटो देख लेना। चलो, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की जो कहानी एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में राजपूत काल जब पढ़ रहे थे तो पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और मोहम्मद गौरी इनका भिड़ंत पहले देख चुके हैं। तो एकदम शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी नाम का एक व्यक्ति था, गौर साम्राज्य का ये शासक था, ठीक। 1173 में ये बनता है। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम रहता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो हम लोग प्यार से इसको गौरी बोलते हैं, ठीक है, क्या गौरी। तो ये गौर का शासक रहता है, गौर से गौर साम्राज्य रहता है, और वहीं से अपना सरनेम क्या, गौरी रहता है, ठीक। तो इसको मालूम चलता है कि भैया हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो भारत गए और बहुत सारा भर भर के पैसा लेके आए। तो इसके मन में भी क्या जागृत होता है, लालच का भाव, ठीक है। तो ये भी इस ललचट्टे प्रवृत्ति के साथ भारत आता है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती, ठीक है। तो सबसे पहली बार ट्राई करता है ये गुजरात में आक्रमण करने का, ये मुल्तान के विरुद्ध, ये सब में तो जीत मिल जाता है उसको। 1175 में मिलता है, 1173 में गौर साम्राज्य का राजा बनता है ना। और 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हमला करता है। मुल्तान का सुल्तान सहवाग, मुल्तान सुनो नहीं, पाकिस्तान तरफ एरिया, तो वो वाला क्षेत्र जीत जाता है। लेकिन इसको अंदर जहाँ से पैसा मिलना था उसके लिए एंट्री मारना था भारत में, ठीक है। इसको भी चाहिए था मंदिर, तो ये भी आता है गुजरात में, ठीक है। सोमनाथ मंदिर मैं भी लूटूंगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगा, इसमें क्या आता है, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन 1178 में एंट्री मारता है। उस टाइम था भीम प्रथम, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था गुजरात में। इस टाइम आ गया भीम द्वितीय, गौरिक समय में, तो ये बचा लेता है। अब भीम द्वितीय देखते इस बार तैयार रहता है, मालूम रहता है मोहम्मद गौरी तो भैया ये भी आएगा, लड़ेगा, पैसा लूट के ले जाएगा। तो इस समय ये यंग रहता है, ठीक है, थोड़ा नौजवान रहता है ना गौरी। अब मोहम्मद गौरी आके आक्रमण करता है 1178 में गुजरात पे। उस टाइम चालुक्य सोलंकी वंश का राजा रहता है भीम द्वितीय, ठीक है, चालुक्य सोलंकी वंश का, गुजरात में इन लोगों का क्षेत्र रहता है। वो उसको हरा देता है, कुटकुटले मारता है, उसको भगा देता है, ठीक है। उसके बाद लगभग 13 साल तक ये, कोई बोलता भी था ना चलना चलना भारत जाएंगे, नहीं भाई नहीं, ठीक है, मुड़ के भी नहीं देगा, कब 13 साल तक, ठीक है। अब 13 साल में क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस समय राजपूतों लोग का काल उदय हो चुका था, समझ लो, है ना। लेकिन राजपूत ही आपस में क्या लड़ने भिड़ने लग गए, सबको अपना साम्राज्य चाहिए था, ठीक है, सबको राजा बनना था, तो आपस में लड़ भिड़ के लोग कमजोर हो गए, ठीक है। और पंजाब वाले क्षेत्र में एक एरिया था भटिंडा, भटिंडा नाम की जगह ना, दोनों के बीच विवाद का कारण बना था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, हर कोई अपना उस पर हक जमाता था, दोनों उस बात को लेकर विवाद था ही, ठीक है। अब 1191 की बात है, भटिंडा की वजह से लड़ाई हुआ, मेन कारण वो भटिंडा था ही, पैसा वैसा लूटना तो था ही, भटिंडा की वजह से लड़ाई हुआ। अब तराइन एक मैदान है, तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है कब, 1191 में, किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है। फिर पछतावा होता है यार, बार बार मार खा के जाता हूँ, बेइज्जती लगता है इसको, ठीक है। इस बार भी मुंह उठा के चले गया, फिर हार क्या है। अब फिर इसका हिम्मत जवाब दे जाता है, और मोहम्मद गौरी, ऐसा बोला जाता है, अब कहानी है, कहानी सुनने को मिलती है कि उस युद्ध स्थल में बस मारे ही जाने वाला था, ठीक है। भाला फेंक के मारता है कौन, पृथ्वीराज चौहान, उड़ता भाला आके लगता है किसको, मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी घायल हो जाता है, घोड़े में बैठ रहता है, गिर जाता है, फिर भागता है पल्ले, ठीक है। उस समय चाहता तो मार सकता था, दूसरा भाला पकड़ के बैठा ही था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन नहीं मारता, पीठ दिखाया, शत्रु पे वार नहीं करना है, निहत्थे वार नहीं करना है, ये सब कहानी सोच के नहीं मारता, अपने राजपूत उसूल के कारण नहीं मारता, उसको छोड़ देता है, मतलब ठीक। अब 1192 में दूसरा युद्ध होता है, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके बीच और भी कहानी थी, और भी लड़ाई झगड़े थे। एक नया कैरेक्टर आता है जयचंद, एक कन्नौज का राजा, ठीक है, संयोगिता का बाबू, संयोगिता, ठीक है, संयोगिता इसकी बेटी रहती राजकुमारी, ठीक है। इस राजकुमारी से इस राजकुमार को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, ठीक है। भाई बता, प्यार बर्बादी का कारण, ठीक है, हाँ, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव है लग रहा है सर जी का। तो इससे प्यार हो जाता है, वो प्यार वाली कहानी बताया था नहीं, फोटो लाख दिखाता है संयोगिता का, पृथ्वीराज चौहान को पसंद आती है, आ जाता है, ठीक है। अब वो भी अपना फोटो बनवा के किसको भेजाता है, संयोगिता को, दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चालू हो जाता है,
ठीक है, मिले नहीं रहते इन लोग, देखे नहीं रहते एक दूसरे को। ठीक, पहली बार शादी के दिन ही मुलाकात होता है, ठीक है, जिस दिन भगा के ले जाता है उसको। लेकिन जब ये लव स्टोरी चिट्ठी पत्री चलते रहता है, तो जैसे हमारा मैसेज मोबाइल कभी पापा मम्मी पकड़ लेते हैं, फिर कुटाई होता है, तो वैसे इसके भी पापा पकड़ लिए, कौन, जयचंद, इसका भी कुटाई हुआ। अब बोले कि बेटा तू हाथ से निकल गई, तेरा शादी कराना पड़ेगा, ऐसे हो जाता है। तो इसका शादी हो रहा था, तो शादी में सब राजकुमार को बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बताया, सब कहानी बताया था। और उसको अपमान करने के लिए एक द्वारपाल बना के रख दी उसको, मूर्ति को, सोने की मूर्ति, वो भी सोने की मूर्ति बनाए कि खर्चा भी करूंगा तेरे नाम से, तो ऐसी मिट्टी वाला मूर्ति नहीं रहेगा, सोने की मूर्ति। बोला ठीक है। तो जो पृथ्वीराज चौहान को एक बात मालूम चलता है, तो इसको लगता है कि नहीं यार, अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, शादी के दिन है, या तो जिंदगी भर पछताओ या तो लेके आओ। तो लेके आओ, तो क्या करता है ये, घुस जाता है, ठीक है, इसके दरबार में घुसता है, घोड़ा सहित घोड़ा में बिठाता है और लेके चल देता है। ठीक, इससे चिढ़ जाता है कौन, जयचंद, मतलब ये आग बबूला हो जाता है, कौन, राजा जयचंद, मतलब मेरी बेटी को मेरे सामने ही लेके चलेगी और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो चिढ़ मच जाता उसको। और वैसे भी उसका प्रतिद्वंदी था, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच पहले ही नहीं बनता था, और ऊपर से मेरी बेटी किसी दुश्मन से प्यार करने लग गई, ये भी उसको हजम नहीं हुआ। ठीक, इन दोनों के बीच और वाद विवाद हुआ। अब ये जयचंद गया किसके पास, कहाँ है, गया इधर मोहम्मद गौरी के पास गया, ठीक है, किसके पास, मोहम्मद गौरी के पास। उसको बोला चलना भाई, आना लड़ते हैं। बोला नहीं भाई, 2 बार हो गया, बहुत मार खाया हूँ मैं, इस बार और नहीं खाना। अरे मैं हूँ ना, इस बार मैं बताऊंगा तुमको कैसे जीतना है। बोला ठीक है, एक बार और विश्वास करके एक बार और मार खा के देख लेते हैं। बोला ठीक। वापस आया 1192 में। लेकिन इस समय पृथ्वीराज चौहान एकदम राजकाज से अलग हो जाते हैं, नई नई शादी थी तो ध्यान नहीं दी उतना राजकाज के काम में। चंदर बरदई थक गए उसको बोल बोल के, भैया इधर चिट्ठी पत्री भी पढ़ लो, उधर मोहम्मद गौरी सेने का टगर, ठीक है देख लेंगे, पिछले बार भी देखे थे। ठीक, इस बार लेकिन एक गलती कर बैठता है, ठीक है, जयचंद को हल्के में ले लेते हैं। मुझे मालूम चलता है कि भैया जयचंद भी मिल गए, बोलते हैं हल्के में, ठीक है यार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये गलती हो जाती है। तराइन का दूसरा युद्ध, पूरा कहानी मैं बता चुका हूँ, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और वो पूरा कहानी उसके बाद क्या होता है बता चुका हूँ, उसमें अभी रिपीट नहीं करूँगा, एनसीएन हिस्ट्री में देख लेंगे उसको। फिर 1194 में इन दोनों के बीच सौदा हुआ रहता है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, कि भैया तुम जीत जाओगे ना, दिल्ली का क्षेत्र मेरे को दे देना। बोला ठीक है, मेरे को तो बदला लेना था किससे, पृथ्वीराज चौहान से। फिर नहीं देता। कौन सा वादा, कैसा वादा, तो जो गाना ना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, तो भैया नहीं देता उसको। तो जयचंद बोलता है कि ठीक है मैं तुमको देख लूँगा, देख लेंगे। तो देख लेते। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, ठीक है। फिर वो जयचंद को मार देता है, ठीक है, उसका गला काट के उसी दरबार के सामने लटका देते हैं, ठीक है। तो तुम खुद अपने भाई का नहीं हुए, मेरे क्या हो गए। तो ये कहानी थी किसकी, मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी तो चल देता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी चले जाता है, लेकिन भारत का जो जीता हुआ क्षेत्र था, कोई न कोई तो उसमें शासन करता, तो उसका एक गुलाम रहता है, नाम रहता है उसका इल्तुतमिश, गुलाम। अब ये फिर से बता रहा हूँ, गुलाम मतलब, गुलाम शब्द जहाँ पे आया तो गुलाम मतलब झाड़ू पोछा करने वाला गुलाम नहीं, सैनिक सेवा देने वाले गुलाम। तो उसका एक गुलाम रहता है, नाम रहता है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो दूसरा युद्ध जीते रहता है ना, उसी एकदम पे जीते रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो क्यों जो मोहम्मद गौरी रहता है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको रहता है कि भैया नहीं मैं ये भी युद्ध हार जाऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद मिल के प्लान बना रहते हैं, जीत जाता है, बोला ठीक है। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक पे बहुत विश्वास रहता है, तो पूरा क्षेत्र उसको देख चल देता है, भारत वाला, भारत का विजित प्रदेश। तो ये क्या 1206 ईस्वी की बात है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु जाती, निपट जाता है। कब, 1206 ईस्वी में। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, चूंकि वो गुलाम रहता है, तो अपने टाइटल के नाम से ही गुलाम वंश की नींव रखता है। गुलाम वंश नाम से एक नया साम्राज्य बनाता है, स्लेव डायनेस्टी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, क्या, स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश की नींव रखता है। कौन पूछा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी मत मानना, क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके मरने के बाद वो चलाता है, ठीक है, क्लियर। तो लाइन से ये 5 वंश के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, ठीक है। तो इसको नेट में एक अच्छा मेरे को कोड मिल गया था, पहले तो मैं कुछ और तरीके से याद किया था, ऐसे याद करना ज़्यादा आसान है। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल मतलब गुलाब, मतलब गुलाब खिल भी गया तुम शायद लोगे, ऐसा टाइप से कुछ बोलना चाह रहा है कवि, ठीक है। तो गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोग से लोधी वंश। इसको घर में याद करके आना, कल जब आओगे तो देखना, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, काहे लाइन से याद करना, एक तो आपको बाकी इसके अंदर के फैक्ट्स याद रखने आसान हो जाएंगे, और क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि भैया क्रमानुसार जमाओ, ठीक। गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाए, फाउंडर पूछा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी।
तो ये खिलजी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी फेमस है नाम। और उसके बाद जो मूवी आई पद्मावती, तो उसमें वो मोटा तगड़ा आदमी जो रहता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, उसका करेक्टर भी है। तो अलाउद्दीन अलग है, जलालुद्दीन अलग है, ठीक है, ये जला वो अला, ठीक है। तो ये क्या, जलालुद्दीन खिलजी, वो मोटू को याद रखना है ना। फिर तुगलक वंश का संस्थापक कौन, गयासुद्दीन तुगलक, इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, तो याद रख लेना गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सैयद वंश में इसका फाउंडर रहता है खिजर खां, खिजर खां सैयद उसका पूरा नाम है। और लोदी का बहलोल लोदी, ठीक है, लोदी मोदी मोदी बहलोल ऐसा टाइप का याद रख लेना, ठीक है। पूरा डिकोड कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, फिर सिर्फ यही याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये 5 राजवंश याद रहेंगे, है ना। अब पूरी जो मिडिवल हिस्ट्री है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी आप, ठीक। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, सर ये सब कहाँ से आ गए। गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी का कहानी बताएं, पहले अरब आक्रमण देखे, तुर्क आक्रमण देखे, तुर्क आक्रमण के बाद गौरी देखे, ठीक। तो गौरी जब आता है, ये गौरी जो गौर साम्राज्य है ना, अफगानिस्तान के आसपास वाला क्षेत्र रहता है। अरब देख लिया, तुर्क देख लिया, अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्र वाला गौर, तो वहाँ से गौरी आया। गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गौरी मरने के बाद क्या चालू करता है, गुलाम वंश की नींव रखता है। फिर एक गुलाम वंश खत्म होता है, एक वंश है, एक वंश का नाम है, एक डायनेस्टी का नाम है, उसमें बहुत सारे शासक आपको देखने को मिलेंगे। वो शासक जब खत्म हो जाएंगे तो एक नया वंश आता है, खिलजी वंश, वो भी खत्म हो जाएगा। तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। तो ये जो बता रहा हूँ 1-2 साल का नहीं है, ये स्टार्ट होता है 1206 जब मोहम्मद गौरी मरता है और कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी नींव रखता है। 1206 से ये चलता है 1526, 320 साल तक चलता है। 320 साल तक दिल्ली सल्तनत में इन लोगों का कब्जा रहता है, ठीक है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है यहाँ पे। तो ये क्लियर याद रहेगा। अब ये दिल्ली सल्तनत के बारे में तो कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के टास्क रहेगा कि जितने भी ये शासक हैं इस 5 वंश में, वो सबको याद रखना। क्रमानुसार आपको कल याद होना चाहिए, कल मैं पूछूंगा। तो मैं कैसे याद किया हूँ, कुछ कॉपी पेस्ट वाला है, कुछ खुद का ट्रिक है। मेरे को जैसे जो बेहतर लगा वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको जो बेहतर लगे उससे याद कर लेना, लेकिन कल याद करके आना, ठीक है। यहाँ से ऐसे टुक टुक मत देखना, ठीक। तो सबसे पहले गुलाम वंश, तो इसमें बढ़िया शायरी मिला गूगल में, उसी को याद कर लिया, ठीक है। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, वाह 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 वाह। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब की सुनाई, मतलब हाँ। अब इसका इंटरप्रिटेशन मत पूछना कवि क्या कहना चाह रहा है, जो कवि कहना चाह रहा है मैं वो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। बस ना, करो ना आराम इतना रुई की रजाई, मतलब इतना भी आराम मत करो भैया अंदर कि बाहर वाला सुनाई नहीं दे, ठीक है, बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे, इतना आवाज़ मत करो सर। तो करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर कालम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। तो ये शायरी जीवन भर याद रहना चाहिए, मरणोपरांत याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर कालम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। करो ना से क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। करोना का, करोना से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह, इतना से इल्तु तमिश, इल्तु, रुई से रुकनुद्दीन फिरोज। अभी याद नहीं होगा ना, घर जाके याद होगा, मैं बस उसको कोड को डिकोड कर रहा हूँ, घर जाके उसको रट लेना। क्या पहली पहली बार देखे रहोगे तो ये ऐसे शब्द हैं जो राहुल, चिंटू, मिंटू, ये सब नाम याद रह जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े नाम याद नहीं रहते। जलालुद्दीन, मोहम्मद, बादशाही, गाजी, अकबर, इतने में 5 नाम याद हो जाए, ठीक है। तो इसको घर जाके याद रखना, अभी सुन लो बस। तो करोना से कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम से आराम शाह, इतना से इल्तुतमिश, रुई से रुकनुद्दीन फिरोज, रजाई से रजिया सुल्तान, बाहर से बहराम शाह, बाहर का आलम, आलम से अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन नाम के 4-5 लोग मिल जाएंगे आपको, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन खिलजी, फिर वो कश्मीर वश्मीर तरफ अलग अलग अलाउद्दीन मिलेंगे, बहुत सारे अलाउद्दीन देखने को मिलेंगे। ये कौन सा है, अलाउद्दीन मसूद शाह। नादे से नसरुद्दीन बलबन, गया से गयासुद्दीन बलबन, और कब क्यों सुनाई से शमसुद्दीन कैमुर्स, ठीक है, शमसुद्दीन कैमुर्स। एक सेकंड याद करो इसको। हाँ सर, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गाड़ी डैमेज हुआ है जिस दिन रिसीव हुआ सर, उसी दिन हुआ है, संडे में। हाँ शाम में ना, शाम में उसी दिन हुआ था एक्सीडेंट। मॉर्निंग तो संडे को हुआ है, संडे में, हाँ जी। ये नारायण हॉस्पिटल के पास। हम्म, हाँ। ये थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ सर, और कोई डिटेल चाहिए होगा तो।
हम्म। शाम का टाइम था, 5 बजे ट्रक के पीछे से वो टकरा गया। ट्रक से टकराया था पीछे। नहीं नहीं, हाँ हाँ बस वैसे। हाँ हाँ। नहीं नहीं, लाइसेंस पापा का है तो पापा ड्राइव करे थे उधर। हाँ ठीक। हाँ ठीक है ना, समझ। हाँ। हम्म। ठीक है। ओके। ओके। याद हुआ इतना करुणा राम इतना रुई की रजाई में, बाहर कलम ना देखें कब की सुनाई में। खिलजी वंश, खिलजी वंश का कोई ट्रिक याद नहीं है, क्योंकि इतना सारा कहानी सुने इसमें कि वो ऐसे याद हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, इसका तो कहानी सुने, उसका बाबू, बाबू नहीं था, इसका ससुर था, ससुर था। ठीक है, इसी को निपटा देता है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, बहुत अच्छा शासक था ये, पढ़ोगे मैं। ठीक है आगे। खिलजी वंश, करुणा, गुल खिले तुम, फिर तुगलक वंश। ये तो उसको मैं ऐसे याद किया हूँ, तू गम मत कर फन कर। ठीक है, जीवन में टेंशन बहुत है। ठीक है, आप सोचोगे कि जॉब मिल जाए फिर टेंशन की कमी, नहीं, ये भ्रम में कभी मत रहना। ठीक है, जीवन बीत गया, 27 साल बीत गए मेरे ऐसे ही सोचते सोचते। तो जो जिस टाइम जैसा मिले एंजॉय कर लेना। ठीक है, तो ये लाइफ की सीख को यहाँ याद रख लेना। तुगलक वंश से याद रहेगा, तू गम मत कर क्या कर फन। तो तू से तुगलक वंश याद रहेगा, ग से गैसुद्दीन तुगलक, म से मोहम्मद बिन तुगलक, फन कर, फ से फिरोज शाह तुगलक, न से नासरुद्दीन महमूद तुगलक। उसको कल याद रख लेना घर में जाके, मतलब ये सिर्फ कोड को डिकोड करके बता रहा हूँ। सैयद वंश में भी 3 शासक है ना, जैसे खिलजी में 3 थे, सैयद में भी 3 है, तो अलग से कोई कोड नहीं रखा। खिजर का सैयद, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, वो अलाउद्दीन मसूद शाह था, इसके पहले वाला अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ये अलाउद्दीन आलम शाह है। लोधी में भी 3 लोधी हैं। ठीक है, बहलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो बहलो लोधी तो संस्थापक वहाँ याद रहेगा ही। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी, ये इब्राहिम लोधी। ठीक है, क्लियर। तो ये मोहम्मद गौरी के बारे में तो बता दिया, ऊपर का कहानी यही, इसको पढ़ लोगे। कल जब आएंगे तो गुलाम वंश देखेंगे, तो कल इससे पहले आप पूरा हर चीज़ याद करके आइएगा। ठीक है, इतना पूरा याद होना चाहिए। शासक याद रहेंगे तो अंदर का सारा चीज़ आपको याद रह जाएगा आपको।